किसान, बदलते भारत की शान। डीडी किसान, बदलते भारत की शान। का स्वागत है दूरदर्शन किसान पर। आप देख रहे हैं हमारा खास कार्यक्रम हेलो किसान और मैं हूं आपके साथ पुलकित शुक्ला। हेलो किसान के इस कार्यक्रम में हम आप तक लेकर आते हैं कुछ ऐसी खेती किसानी से जुड़ी हुई महत्वपूर्ण जानकारियां, जिस जानकारियों से लाभ लेकर किसान भाई अपनी खेती किसानी में परिवर्तन तो करते हैं, साथ ही साथ लागत कम करके मुनाफे को बढ़ाने का लक्ष्य इस कार्यक्रम के माध्यम से हम रखते हैं। और आपकी भूमिका सबसे महत्वपूर्ण होती है क्योंकि आप लाइव जुड़ते हैं अपने सवालों के साथ, आपकी समस्याओं का समाधान करते हैं कार्यक्रम हेलो किसान में। हम आपकी भूमिका इसलिए भी महत्वपूर्ण होती है क्योंकि आप तक जानकारियों का विस्तार हम करते हैं और आप कैसे इस कार्यक्रम में जुड़ सकते हैं अपने सवालों के साथ उसके बारे में बताएंगे। लेकिन सबसे पहले नजर डालेंगे कि आज हेलो किसान कार्यक्रम में किन विषयों पर हम चर्चा करेंगे और किन विषय से जुड़कर आप अपने सवाल पूछ पाएंगे। तो सबसे पहले नजर डालते हैं आज के विषय क्या हैं। आज के विषय रहेंगे मृदा स्वास्थ्य कार्ड के लाभ तथा रबी फसलों में उर्वरक प्रबंधन आपको कैसे करना है। ये दोनों विषय बहुत महत्वपूर्ण हैं। इन दोनों विषय से जुड़े आपके जितने भी सवाल हैं, कोई मन में संशय है, कोई जानकारी आप चाहते हैं, तो आपको पता है क्या करना है। आपको 3 माध्यमों का इस्तेमाल कर इस कार्यक्रम का हिस्सा बनना है, अपने सवालों को पूछना है। तो 3 माध्यम कौन से हैं? सबसे पहला है टोल फ्री नंबर। आपके स्क्रीन पर हम आपको नंबर दिखा रहे हैं, नंबर नोट कर लीजिए आप 1800113060, 1800113061। फ़ोन करते समय किसान भाई टेलीविज़न की आवाज़ को कम रखें, आपके फ़ोन में पर्याप्त नेटवर्क हो। इन बातों का विशेष रूप से आप ध्यान रखें, तभी आप तक हम बेहतर जानकारी पहुंचा पाएंगे और आपकी समस्या का समाधान उचित रूप से कर पाएंगे। इसके अलावा जिन किसान भाइयों का फ़ोन नहीं लग पाता, उनके लिए व्हाट्सअप का भी विकल्प है। आप व्हाट्सअप का नंबर नोट कर सकते हैं 8800520717। व्हाट्सअप करते समय भी जब आप अपना सवाल हमें भेजें तो जहां से आप सवाल भेज रहे हैं उस जगह का नाम और अपना नाम सवाल के साथ लिखना बिल्कुल ना भूलें। इसके अलावा किसान भाई ईमेल के जरिए भी अपने सवाल हम तक पहुंचा सकते हैं। आप हमारी ईमेल आईडी भी नोट कर सकते हैं। आप हमारी ईमेल आईडी नोट कर लीजिए। आपकी स्क्रीन पर ईमेल आईडी है hellokisan2015@gmail.com। तो इन 3 माध्यमों का बेझिझक आप इस्तेमाल कीजिए। आपके मन में कोई भी सवाल है, कोई संशय है, कोई जानकारी चाहते हैं, इन 3 माध्यमों का इस्तेमाल कर कार्यक्रम का हिस्सा बनिए और अपने सवाल पूछ डालिए। अब वक्त हो गया उन एक्सपर्ट से मिलने का जो आपकी समस्या का करेंगे समाधान। तो आइए सीधा रुख करते हैं स्टूडियो में मौजूद सबसे पहले डॉक्टर कविता जी का। डॉक्टर कविता जी, आपका बहुत स्वागत है। आप वैज्ञानिक हैं, कृषि विज्ञान केंद्र कुरुक्षेत्र हरियाणा से। इसके साथ ही हमारे साथ दूसरे खास मेहमान हैं डॉक्टर राघवेंद्र पाल सिंह जी। आपका भी बहुत स्वागत है डॉक्टर राघवेंद्र जी। आप उप महाप्रबंधक हैं इफ्को गुरुग्राम हरियाणा से। आप दोनों मेहमानों का स्वागत है कार्यक्रम हेलो किसान में। और चर्चा की शुरुआत हम करेंगे डॉक्टर कविता जी के साथ। डॉक्टर कविता जी, आज हमारे देश में, दुनिया में अगर खेती की बात करें तो एक अलग स्थान देखने को मिल रहा है। हमारे देश की खेती की नज़र से भी अलग तरीके से देखा जाता है। और हमारे देश के जो किसान हैं वो दिन रात लगकर बड़ी मेहनत से फसलें उगाते हैं। फसल उगाने में सबसे महत्वपूर्ण जो रोल होता है वो होता है मिट्टी का। और मिट्टी की जब हम बात कर रहे हैं तो कहीं ना कहीं मृदा स्वास्थ्य कार्ड का भी जिक्र होता है। ये मृदा स्वास्थ्य कार्ड क्या है? ऐसा क्या इससे बदलाव हो जाएगा जिससे कि किसानों की जो खेती किसानी है और आसान हो सकती है? थोड़ा सा इसके रूपरेखा को समझाइए कि ये मृदा स्वास्थ्य कार्ड है क्या? सर, जैसे कि आपने बताया कि जो मिट्टी है वो सबसे जरूरी अंग है कृषि उत्पादन के लिए, तो उसी कड़ी को ध्यान में रखते हुए हमारे माननीय प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी जी ने मृदा स्वास्थ्य कार्ड के बारे में बताया। ये एक रिपोर्ट होती है जिसमें जो हमारे कृषि के लिए अगर हम कोई भी फसल उगाते हैं तो उसके लिए हमें 17 पोषक तत्वों की आवश्यकता होती है। तो जो मृदा स्वास्थ्य कार्ड है उन पोषक तत्वों की जानकारी हमारे किसान भाइयों के साथ साझा करता है। ये सिर्फ वैज्ञानिक जानकारी होती है और वैज्ञानिकों तक ही सीमित थी, लेकिन जब से मृदा स्वास्थ्य कार्ड आया है उसके बाद ये वैज्ञानिक जानकारी हम किसान भाइयों तक पहुँचा रहे हैं और उसी के अनुसार जो किसान भाई हैं वहाँ पर फसल के उपयुक्त, वहाँ पर जो उर्वरक है उनकी सिफारिशें कर सकते हैं। साथ में उनकी भूमि के लिए कौन सी फसल उपयुक्त है वो वहाँ पर उसी फसल को लगाकर ज़्यादा से ज़्यादा मुनाफा कमा सकते हैं और जो अपनी आय है उसको बढ़ा सकते हैं। जी, यानी मृदा स्वास्थ्य कार्ड एक ऐसा जरिया जिसके जरिए हम वैज्ञानिक दृष्टिकोण के जानकारियों का विस्तार किया गया है, ये कह सकते हैं। हाँ सर जी। सॉइल हेल्थ कार्ड कैसे किसानों के लिए लाभकारी होगा? कैसे किसान भाई इस पे लाभ ले सकते हैं? जिनके पास सॉइल हेल्थ कार्ड नहीं है वो कैसे प्राप्त करें? उन जानकारियों को कैसे समझें? ये भी हम समझेंगे डॉक्टर कविता जी से। लेकिन अपने दूसरे विषय की ओर रुख करते हैं और डॉक्टर राघवेंद्र जी का रुख
करते हैं। डॉक्टर राघवेंद्र जी, हम बात कर रहे हैं रबी फसलों में उर्वरक का प्रबंधन। जी, रबी का मौसम लगभग शुरू हो चुका है और बहुत मुख्य फसलें हैं जैसे गेहूं है, मटर है, टमाटर है, आलू है, इस तरह की फसलें रबी के मौसम में बोई जाती हैं। आमतौर पर क्या आपको लगता है कि हमारे देश के जो किसान हैं वो अपनी समझ से उचित उर्वरक प्रबंधन कर पाते हैं? जानकारी का अभाव लगता है आपको कि अभी भी किसानों में है? भले ही हम बड़े बड़े हेक्टेयर में खेती कर रहे हैं, लेकिन क्या उर्वरकों का जो प्रबंधन है वो उचित तरीके से कर पा रहे हैं? सबसे पहले तो मैं सभी किसान भाइयों को गुरु पर्व की ढेर सारी शुभकामनाएं देता हूं और मुझे ये लगता है कि ये जो विषय चुना गया है बहुत ही सामायिक है और सभी किसान भाइयों को जो कि अभी रबी की फसल की तैयारी कर रहे हैं और ये बहुत जानना ज़रूरी है कि हमारी जो आने वाली फसल है और अब जैसे सारे किसान भाई समझ रहे हैं और देख भी रहे हैं कि हमारी जो लागत है बहुत बढ़ गई है। बिल्कुल। और उस लागत के बढ़ने के कारण हमारी जो आमदनी खेती से होनी चाहिए उसमें बहुत प्रभाव पड़ा है। बिल्कुल। अब समझ में ये आना है कि हमारी जो लागत बढ़ी है और उत्पादन में उतना बढ़ोतरी नहीं है, उसके पीछे कारण क्या है? बिल्कुल। आप जैसे देखते हैं कि अगर हमारे किसान भाई अगर खाद के नाम पे बात करते हैं तो सबसे ज़्यादा यूरिया का उपयोग करते हैं। बिल्कुल। और शुरुआत से ही हम अगर देखते हैं कि अगर एक किसान भाई ने 4 बोरी अगर यूरिया डाला है तो जो हमारा पड़ोस वाला किसान है उससे भी तुलना करते हैं और वो कहते हैं नहीं हमने तो सब 5 बोरी यूरिया डाला। बिल्कुल। तो अगर जिस तरह से हम देखते हैं कि हमारे जीवन में हमें अपनी ज़िंदगी के लिए हमें फैट चाहिए, विटामिन चाहिए, प्रोटीन चाहिए, कार्बोहाइड्रेट्स चाहिए, उसी तरह से ही हमारी जो फसलें हैं उनको अलग अलग पोषक तत्वों की ज़रूरत पड़ती है और ज़्यादातर किसान भाई सिर्फ यूरिया देते हैं जिससे कि हमें नत्रजन मिलता है। वो जो फसलों को नत्रजन मिलता है सिर्फ वो बढ़वार का काम करता है, इसके अलावा उसका कोई ज़्यादा काम नहीं होता। देखने में ये आता है कि जो हमारा संतुलित उर्वरक की जब हम बात करते हैं तो जिसमें नाइट्रोजन, फास्फोरस, पोटास मुख्य रूप से ये 3 पोषक तत्व हैं जिनको हमें देना चाहिए, जिससे कि अगर हम देखते हैं नाइट्रोजन हमारे पौधों में हरापन लाता है और बढ़वार बढ़ाता है और फास्फोरस जो है जो जड़ के अंदर जड़ों को विकसित करता है, जिससे आप जानते हैं कि जड़ों के माध्यम से ज़मीन के अंदर जो पोषक तत्व हैं उनको पौधा पूरे अपने तंत्र में भेजता है। तो अगर जड़ मजबूत होगी तो अच्छी तरीके से जब भोजन ले पाएगा और पूरे पौधे के पूरे सिस्टम में भेज पाएगा। इसी तरह से पोटास, आप देखते हैं कि हमारे किसान अभी आलू की लगाने की तैयारियां हो रही हैं और हमारे बहुत सारे किसान भाई हैं जो पोटास नहीं खेत में डालते हैं और जब वो अपना उत्पादन कोल्ड स्टोरेज में रखते हैं तो उनका आलू सड़ जाता है। बिल्कुल। तो इसका प्रभाव यही है कि अगर हम पोटास देंगे तो हमारी जो पैदावार आएगी वो मजबूत होगी, कीड़े बीमारियों से उसमें सुरक्षा मिलेगी। अतः मैं सभी किसान भाइयों से ये अपील करना चाहूँगा कि जो संतुलित उर्वरक की जो बात करते हैं उसमें नाइट्रोजन, फास्फोरस, पोटास तीनों चीज़ों को हमें उपयोग करना चाहिए। बिल्कुल। सिर्फ 3 ही तत्व नहीं, अभी तो जैसे अभी डॉक्टर कविता जी बता रही थी कि हमारी फसलों के लिए 17 तरह के पोषक तत्वों की आवश्यकता होती है। तो अब ये देखा गया है कि गंधक है, जिंक है और आयरन है, मैग्नीशियम, बहुत सारे सूक्ष्म पोषक तत्व जिनको हम लोग कहते हैं उनकी भी ज़रूरत पड़ने लगी है। और ये हमारे किसान भाई हमसे जब बात करते हैं कहते हैं हमने तो बहुत सारा खाद डाला फिर भी हमारी पैदावार नहीं आई। बिल्कुल। तो हमें जैसे कि आपने मृदा स्वास्थ्य कार्ड की जो बात करी है उस मृदा स्वास्थ्य कार्ड से ही हमें पता लगेगा कि हमारी ज़मीन के अंदर किस चीज़ की कमी है जी। और अगर उस कमी की पूर्ति नहीं करेंगे तो जो हमारे किसान भाई अपेक्षित पैदावार चाहते हैं वो नहीं मिलेगी। बिल्कुल। डॉक्टर राघवेंद्र जी, आपने यहाँ पर 2 बातें बहुत महत्वपूर्ण करी। एक तो आपने कहा कि जैसे आलू को हार्वेस्ट किया जाता है, हार्वेस्ट करने के बाद जब कोल्ड स्टोरेज में रखते हैं तो कई बार आलू सड़न करने की समस्या आती है और कई बार किसान भाइयों का भी ये सवाल रहता है कि हम कौन सी किस्म का चयन करें जिससे कि हम हार्वेस्ट जब करें किसी भी फसल को तो लंबे समय तक हम उसको स्टोर के हिसाब से सुरक्षित रख पाएँ। तो एक तो ये बहुत महत्वपूर्ण आपने बात बताई कि इस तरीके से अगर हम उर्वरकों का प्रबंधन करेंगे तो उसमें मददगार साबित होगा। दूसरा आपने जिक्र किया जो बैलेंस रखना है उर्वरकों का वो बहुत महत्वपूर्ण होता है। एक चीज़ और बहुत महत्वपूर्ण इसमें रहने वाली है, जैसे आपने यूरिया का भी जिक्र किया। हम देखते हैं हमारे देश में खेती के नाम पर, किसानों के नाम पर बहुत ज़्यादा राजनीति होती है और खासकर यूरिया को देखा जाए, आए दिन हम अखबारों में, टेलीविजन में देखते हैं कि यूरिया की किल्लत देखने को मिल रही है, किसान बहुत परेशान हैं, ये है वो है। तो खेती किसानी में क्या यूरिया ही एक विकल्प है? हालांकि आपने बताया कि एनपीके का बैलेंस करके चलना चाहिए। किसान भाइयों को हम कैसे समझाएं कि यूरिया मात्र एक विकल्प नहीं है, यूरिया के साथ साथ भी आप और भी कई चीज़ों का प्रयोग करके अपनी खेती में उर्वरकों का प्रबंधन कर सकते हैं? थोड़ा सा उसके बारे में किसान भाइयों को थोड़ा सा जागरूक कीजिए। बहुत अच्छी बात आपने कही है और जैसा कि सारे किसान भाई अभी हर किसान चाह रहा है कि मुझे यूरिया के कट्टे अधिक से अधिक मिल जाए। बिल्कुल।
और ये कोई एकदम सफल या उसका कहना चाहिए सही कारगर संबंध नहीं है। हमें ये देखना है कि हमारी ज़मीन की जो अभी उर्वरा शक्ति है बहुत क्षीण हो रही है और उसमें हम लगातार केमिकल फर्टिलाइजर्स का डालने से जो हमारी ज़मीन के अंदर जो जीवाणु थे वो भी ख़त्म हो चुके हैं। तो अब आप देखेंगे कि पहले हम जो खाद देते थे और उससे जो क्रॉस, हम जिसको फर्टिलाइजर क्रॉप रेस्पॉन्स रेशियो कहते हैं, वो नीचे हो गया। पहले अगर हम 1 किलो खाद देते थे तो करीब 16 किलो हमें उत्पादन मिलता था और आज वो घट के 6 और 5 के आसपास रह गया। इस सारी व्यवस्था में हमने जो लगातार अंधाधुंध यूरिया का उपयोग किया जी, उसके कारण हमारी ज़मीन भी खराब हुई और हमारा जो जल भी प्रदूषित हुआ जी, और हमारा पर्यावरण भी दूषित हो रहा है। मुझे लगता है कि सारे हमारे किसान भाइयों को हमें एक संतुलित व्यवस्था अपनानी पड़ेगी और ये जो रासायनिक खादें उसके साथ साथ हमें जैविक खादों का भी उपयोग ज़मीन में करना पड़ेगा। आज अब आप देखते हैं कि सरकार की तरफ से यूरिया, चूँकि हमारे किसान भाई समझते हैं कि यूरिया सस्ता विकल्प है तो अधिक से अधिक ले लीजिए, क्योंकि उसकी लागत लगभग 5 रुपये किलो है तो उसकी वैल्यू नहीं समझते, लेकिन सरकार उसके ऊपर लगभग 2000 रुपये प्रति बैग की सब्सिडी देती है। सब्सिडी की बात नहीं, इससे हमारा पर्यावरण खराब हो रहा है और मैं किसानों से यही कहूँगा कि यूरिया के साथ नए विकल्प भी, अब जैसे अगर अब आप देखते हैं जी, सरकार ने नैनो उर्वरकों के ऊपर बहुत सारा काम कहा है और नैनो उर्वरक बाजार में उपलब्ध हो रहे हैं। तो मैं किसान भाइयों से कहूँगा कि यूरिया के लिए ज़्यादा परेशान नहीं हो और वो नैनो उर्वरकों का सीधे साथ में उपयोग करेंगे तो निश्चित रूप से हमारी जो मृदा है जिससे हमारे उत्पादन लेना है और आगे सदियों तक भी उसे उत्पादन लेना है और उसको सुरक्षित बनाए रखना है, हमें संतुलित खादों की उपयोग करना पड़ेगा और रासायनिक खादों के साथ साथ हमें जैविक उर्वरकों का भी उपयोग करना पड़ेगा। जी, डॉक्टर राघवेंद्र जी, क्या आप इस बात से सहमत हैं कि किसानों को शुरू से निर्भर रखा गया कि आप सिर्फ यूरिया ही इस्तेमाल कीजिए? कहीं ना कहीं आपको ये लगता है कि जानकारी का अभाव भी है, जागरूकता की कमी है, इसलिए भी किसान सिर्फ अपने विकल्प को यूरिया ही समझते हैं? नहीं, ऐसा मैं नहीं कह सकता कि निर्भर रखा गया, लेकिन स्वाभाविक तौर पर अगर आप देखेंगे कि यूरिया की कीमत सस्ती है। जब हम शुरुआत में अगर उर्वरकों की उपयोग की हिस्ट्री देखेंगे तो यूरिया सबसे पहले उपयोग हुआ और देश में सबसे ज़्यादा यूरिया बनता भी है जी, और उसकी ज़रूरत भी ज़्यादा है। जैसे अगर हम बैलेंस फर्टिलाइजर में बात करते हैं तो 4 भाग नाइट्रोजन, 2 भाग फास्फोरस और 1 भाग पोटास की बात करते हैं। निश्चित रूप से उसकी मात्रा की ज़्यादा ज़रूरत पड़ती है, लेकिन एक अकेला विकल्प नहीं, सस्ता है। सरकार चाहती है कि किसानों को ये सही उर्वरक मिले तो सरकार उस पर सब्सिडी देती है, इसलिए किसान सोचते हैं। दूसरा, उसको उपयोग करने का जो दानेदार यूरिया है उसको किसान आसानी से उपयोग कर लेते हैं, इसलिए इसकी तरफ ज़्यादा रुझान है। लेकिन आज जो तकनीकी आ गई हैं, मुझे लगता है हमारे किसान भाई विकल्पों को बदलना भी होगा, बिल्कुल बदलना होगा और हमारे किसान भाई, बहुत सारे किसान भाई नई तकनीकों का अपना रहे हैं। आप देखते हैं कि पहले कोई भी वाटर सॉल्युबल, जिनको हम जलविलेय उर्वरक कहते हैं, कोई नहीं यूज़ करता था और आज बहुत सारे किसान भाई जलविलेय उर्वरकों का उपयोग कर रहे हैं, ड्रिप सिस्टम से कर रहे हैं। सो हमारे किसान भाई अब वो किसान नहीं, समय के साथ परिवर्तन करना पड़ेगा अपने आप में भी, नई तकनीकों में भी और उर्वरकों में भी, क्योंकि अगर समय के साथ हम बदलेंगे तभी समय के साथ हम चल पाएंगे और जिस तरीके से समय की मांग है और खाद्यान्न की जिस तरीके से मांग है उसको भी हम कर पाएंगे, क्योंकि तमाम चुनौतियां हैं, उन चुनौतियों का सामना तभी कर पाएंगे जब हम अपने तौर तरीकों में समय के साथ बदलाव कर पाएंगे। कुछ और महत्वपूर्ण जानकारियां जानेंगे अपने एक्सपर्ट से, लेकिन फिलहाल यहाँ पर इन दोनों विषय जुड़ी हुई एक पहले रिपोर्ट पर नजर डाल लेते हैं। मिट्टी खेत की जान होती है और अच्छी पैदावार लेने के लिए मिट्टी का स्वस्थ होना जरूरी है। हमारे खेत की मिट्टी सेहतमंद रहे, इसके लिए साल 2015 में सरकार की ओर से मृदा स्वास्थ्य कार्ड योजना की शुरुआत की गई, जिसका उद्देश्य देश भर के प्रत्येक खेत की पोषक स्थिति का आकलन करना था। इस कार्ड के कई लाभ हैं, जैसे ये कार्ड किसानों को मृदा स्वास्थ्य पर विस्तृत रिपोर्ट उपलब्ध कराता है। ये कार्ड मृदा उर्वरता में सुधार के लिए सुझाव देता है, यानी इस कार्ड में किसानों को इस बात की जानकारी दी जाती है कि मृदा में किन किन पोषक तत्वों की कमी है और उन्हें मृदा की सेहत सुधारने के लिए किन पोषक तत्वों को कितनी मात्रा में देना होगा। बता दें कि वर्ष 2022-23 से इस योजना को राष्ट्रीय कृषि विकास योजना के एक घटक के रूप में शामिल किया गया है और अब इसे मृदा स्वास्थ्य एवं उर्वरता यानी सॉइल हेल्थ फर्टिलिटी के नाम से जाना जाता है।
जुलाई 2025 तक देश भर में किसानों को 25 करोड़ से अधिक मृदा स्वास्थ्य कार्ड वितरित किया जा चुका है। मृदा स्वास्थ्य कार्ड से मिट्टी की सेहत के बारे में जानकार किसानों के लिए रबी फसलों में उर्वरक प्रबंधन कराना भी आसान हो जाता है। भूमि में उपलब्ध पोषक तत्वों की मात्रा के आधार पर ही उर्वरकों का उपयोग कराना चाहिए। चने की बात करें तो चने की अच्छी फसल के लिए प्रति हेक्टेयर 20 किलो नाइट्रोजन और 50 किलो फास्फोरस का उपयोग बुआई के समय करना चाहिए। गेहूं में सिंचित समय से बुआई के लिए 150, 60, 50 नाइट्रोजन, फास्फोरस व पोटैश किलोग्राम प्रति हेक्टेयर और वर्षा पर आधारित बुआई के लिए 60, 30, 20 नाइट्रोजन, फास्फोरस व पोटैश किलोग्राम प्रति हेक्टेयर संपूर्ण मात्रा बुआई के समय देनी चाहिए। सब्जी फसलों में टमाटर की अच्छी पैदावार लेने के लिए 100 किलो नाइट्रोजन के साथ 60 किलो फास्फोरस और 60 किलो पोटैश, संकर किस्मों के लिए 213 किलो नाइट्रोजन, 240 किलो फास्फोरस और 250 किलो पोटैश प्रति हेक्टेयर उपयोग करना चाहिए। वहीं प्याज के खेत में गोबर की खाद 30 से 25 टन प्रति हेक्टेयर, नाइट्रोजन 60 से 70 किलो, फास्फोरस 70 किलो और पोटैश 60 किलो प्रति हेक्टेयर का बुआई से पहले अंतिम जुताई के समय उपयोग करना चाहिए। तो मृदा स्वास्थ्य कार्ड के लाभ क्या हैं और कैसे आपको फसलों में उर्वरक प्रबंधन करना है, ये दोनों कैसे एक दूसरे से जुड़े हुए हैं, कैसे मृदा स्वास्थ्य कार्ड के जरिए आप उर्वरक प्रबंधन कर सकते हैं, इन दोनों विषयों को हम समझ रहे हैं। आगे बढ़ेंगे, लेकिन फिलहाल यहाँ लेने हुआ एक छोटा सा ब्रेक के उस पार चर्चा जारी है। आप बने रहें, देखते रहें कार्यक्रम हेलो किसान। अरे सुन तो, मुझे क्या सुनाना चाहते हो? जो सुनाओ मेरी सौतन को। किसको? अरे वही तुम्हारा मोबाइल फोन जिससे सुबह शाम दिन रात चिपके रहते थे और कहते थे किसान कॉल सेंटर से बातें हो रही हैं। अच्छा ये बात है। हाँ, क्यों? क्या हुआ? अब बात नहीं होती क्या? अब तो झट से बात हो जाती है। ऐसा क्या? हाँ, अब तो ज्यादा लाइनें और खास तकनीक के कारण खेती के माहिरों से तुरंत बात हो जाती है। और अगर कभी लाइन व्यस्त हो तो अपनी समस्या फोन पर रिकॉर्ड करा दो, वहाँ से फोन आ जाता है और समस्या की हल का मैसेज भी आ जाता है। ये देखो आ गया। अरे वाह, इसका मतलब इंतजार की घड़ी अब खत्म। हाँ। तभी मैं सोचूं कि आजकल मुझ पर इतना प्यार क्यों आ रहा है। कृषि संबंधी समस्याओं का अपनी भाषा में तुरंत हल पाने के लिए पूरे भारत में किसी भी फोन से हेल्पलाइन नंबर पर संपर्क करें। किसानों का दोस्त किसान कॉल सेंटर। ब्रेक के बाद एक बार फिर से आप सभी का स्वागत। आप देख रहे हैं कार्यक्रम हेलो किसान। चर्चा को आगे बढ़ाते हैं और जानते हैं कि मृदा स्वास्थ्य कार्ड के लाभ कैसे आप ले सकते हैं। डॉक्टर कविता जी का रुख कर लेते हैं। डॉक्टर कविता जी, आज हमारे देश में लगभग कितने मृदा स्वास्थ्य कार्ड धारक हैं जिन किसानों के पास है, और उन किसानों का फीडबैक क्या आता है? 25 करोड़ के लगभग जो किसान भाई हैं उनको मृदा स्वास्थ्य कार्ड है वो वितरित कर दिए गए हैं। और जो किसान भाई हैं वो उसी के हिसाब से जो पोषक तत्व प्रबंधन है वो वहाँ पर कर रहे हैं। और जो वैज्ञानिक आंकड़े हैं वो ये निकल कर के आए हैं कि इसके उपयोग से संतुलित खाद का उपयोग तो किसान भाई कर ही रहे हैं, साथ में 8 से 10% जो हमारी रासायनिक खाद है उनकी बचत भी हो रही है। तो इन आंकड़ों से वही बात है कि एक तो टिकाऊ खेती, साथ में मृदा का स्वास्थ्य तो बढ़ ही रहा है, साथ में जो हमारे देश की लागत जो कि रासायनिक उर्वरक बाहर से खरीदने पर हमारी लागत लग रही थी वो भी कहीं ना कहीं बचत की तरफ हम बढ़ रहे हैं। और अगर इसी तरह हम अपने मृदा के स्वास्थ्य को बनाए रखेंगे तो हम लंबे समय तक अपने अच्छी फसल और कम लागत में अच्छी फसल मुनाफे की तरफ किसान भाई है वो निरंतर अग्रसर होते रहेंगे। जी, जिन किसान भाइयों के पास अभी मौजूदा स्थिति में मृदा स्वास्थ्य कार्ड नहीं वो बना पाए हैं या बनाना चाहते हैं वो किसान भाई, और जो किसान इस कार्यक्रम को देख रहे हैं, अगर वो मृदा स्वास्थ्य कार्ड बनाना चाहते हैं तो उसके लिए कहाँ संपर्क करें? क्या उसके लिए कोई फीस लगती है? और उसके अंदर जो अंकित जानकारियाँ होती हैं, क्योंकि बहुत से ऐसे किसान भी हैं जो उतना शायद नहीं समझ पाते हैं, जो टेक्निकल टर्म्स होती हैं या फिर जो साइंटिफिक लैंग्वेज होती है, जो केमिकल्स के नाम होते हैं, जो पोषक तत्वों के नाम होते हैं, उनके लिए कैसे थोड़ा ये चुनौतीपूर्ण नहीं हो जाएगा कि वो कैसे समझें इन सब चीज़ों
चीज़ों को, और जो नया जुड़ना चाहते हैं वो उनके लिए प्रक्रिया क्या है? सबसे पहले तो जो आपने बताया कि चुनौतीपूर्ण, तो ये बिल्कुल भी चुनौतीपूर्ण नहीं है, क्योंकि हमारी सरकार ने किसान भाइयों को बिल्कुल मध्य में रखते हुए इस स्कीम को लागू किया है। तो इसके लिए इसको 22 जो भाषाएं हैं उनमें इसको बनाया गया है। जो 5 जो रीजनल लैंग्वेजेस हैं उसमें भी इसको बनाया गया है, ताकि जो हमारे किसान भाई हैं उनको समझने में बिल्कुल भी समस्या ना हो। अब मैं बताना चाहूँगी कि कोई भी किसान भाई अगर मृदा स्वास्थ्य कार्ड बनवाने के लिए आवेदन करना चाहता है तो उसके लिए वो ऑफलाइन या ऑनलाइन दोनों तरीकों से कर सकता है। और अगर किसी किसान भाई को ऑफलाइन या ऑनलाइन या फ़ोन है जो यूज़ करना नहीं आता है, तो जो अपने ब्लॉक लेवल ऑफिसर्स होते हैं या फिर जो कृषि विभाग होते हैं जिला स्तर पर, वो वहाँ पर जाकर अपने मृदा स्वास्थ्य कार्ड के लिए अप्लाई कर सकता है। और अगर कोई किसान भाई अगर घर से ही करना चाहता है तो उसके लिए जो वेबसाइट है वो सॉइल हेल्थ कार्ड पोर्टल है, वहाँ पर किसान भाई जाकर ऑनलाइन इसका आवेदन कर सकते हैं। वहाँ पर रजिस्ट्रेशन के बाद जो जो इन्फॉर्मेशन वहाँ पर चाहिए, जो जो जानकारी उस ऐप को चाहिए, किसान भाई वो एक एक डाटा वहाँ पर फीड करते रहें और आप सॉइल हेल्थ कार्ड के लिए अप्लाई कर देंगे। जब वो इन्फॉर्मेशन आपके ब्लॉक लेवल ऑफिसर के पास जाएगी तो वो वहाँ से आपके खेतों का सैंपल लेने के लिए किसी एजेंट को आपके वहाँ पर भेज देंगे। वो एजेंट फिर आपके खेतों में आएगा, आपके जो खेत हैं उनकी जो लोकेशन है उसको नोट करेगा, जो किसान भाई है उसका खुद का नाम और जो उससे जुड़ी हुई जो भी जानकारी है वो वहाँ से नोट करेगा और सैंपल वहाँ से लेकर चला जाएगा। लेकिन जो सैंपल लेने का समय है वो या तो आपकी जो रबी और खरीफ फसल की कटाई हो जाती है या तो उसके बाद है, या फिर जब आपके खेत खाली होते हैं उस समय पर ही सैंपल लेने के लिए वो वहाँ पर आएगा। तो ये तरीका है, वहाँ पर आप सॉइल हेल्थ कार्ड के लिए अप्लाई कर सकते हो। जी, जैसे आपने कहा कि जो एजेंट आएगा वो सैंपल लेने के लिए, क्या उस सॉइल टेस्टिंग के लिए कोई फीस भी ली जाती है? और अगर देखा जाए जिनके पास सॉइल हेल्थ कार्ड है उनका प्रयोग जैसे आपने बताया कि 2 सीजन में किया था, रबी और खरीफ। क्या जायद के मौसम में जो खेती करने वाले किसान भाई हैं वो भी इसका पार्ट बन सकते हैं? और इसके साथ और क्या क्या चीज़ें खास ध्यान में रखने वाली योग्य होती हैं? किसान भाई को कुछ नहीं करना, मैंने बताया कि वो जब आपकी फसल कटेंगी, चाहे वो जायद के सीजन की हो, रबी की हो या खरीफ की हो, या किसी भी समय जब आपका खेत खाली है, मिट्टी का नमूना उसी टाइम पर वो एजेंट आके लेकर चला जाएगा। तो किसान भाई को कोई परेशानी नहीं है, उसको सोचने की ज़रूरत ही नहीं है कि मैं कौन से सीजन के लिए उनको बोलूँ। उनको पता है आपके जो जिला आधारित जो रोटेशन होते हैं फसलों के, वो वहाँ के जो अधिकारी हैं उनको मालूम है। लेकिन अगर उनको नहीं भी पता है तो किसान भाई, जैसे कई बार ऐसा होता है कि किसान भाई किसी कारणवश फसल नहीं उगा पाए हैं और वो अपनी मिट्टी की जांच करवाना चाहते हैं, तो वो उस टाइम पे भी एप्लीकेशन करके वहाँ पर अपनी जांच के लिए जा सकते हैं। और जो फीस के लिए आपने पूछा, तो सरकार की तरफ से इसके लिए कोई भी फीस किसान भाई से नहीं ली जाती है, बल्कि सरकार जहाँ पे जो सॉइल टेस्टिंग लेबोरेटरी जो सरकार ने बनाई है, लगभग 8000 के आसपास हमारे प्रयोगशालाएं सरकार ने बनाई है सॉइल हेल्थ कार्ड के लिए, तो उसमें वहाँ पर सरकार ही उनको फीस देती है। वो जो कलेक्शन करते हैं उसके बाद फिर वहाँ पर टेस्टिंग करते हैं, फिर सॉइल हेल्थ कार्ड है वो बनाते हैं और साथ में जो किसान भाई है उसको वितरित करते हैं। इन सब के लिए सरकार उसको 190 रुपए देती है एक सैंपल के लिए। तो ये जो सॉइल टेस्टिंग लैब है उनको सरकार दे रही है, किसान भाइयों के लिए बिल्कुल निःशुल्क है। तो किसान भाई आराम से आसानी से अपने मिट्टी के नमूने हैं उनकी जाँच करवा सकते हैं। जी, डॉक्टर कविता जी, आपने लैब्स का जिक्र किया, 8000 लैब्स का आपने जिक्र किया कि देश भर के तमाम हिस्सों में हैं। क्या हर डिस्ट्रिक्ट, हर ब्लॉक लेवल पर इन लैब्स का स्थापना की गई है? किसान की पहुंच में वो लैब्स हैं? हाँ सर, बिल्कुल हैं। और अगर किसी किसान भाई को नहीं भी पता है कि मेरी पहुंच में कोई लैब है या नहीं है, तो जब वो सॉइल हेल्थ कार्ड पोर्टल पर अप्लाई करते हैं तो वहाँ पर उन जो निकटतम लैब है कि जो उसके बिल्कुल समीप होगी, उस लैब की जानकारी वहाँ पर दी जाती है, ताकि जो किसान भाई है वो वहाँ पर जाकर अपने मिट्टी के नमूनों की जाँच ले सके। और जैसे कि मैंने बताया कि किसान भाई को जाने की ज़रूरत ही नहीं वैसे तो, क्योंकि एजेंट आता है। जब वो आपका कार्ड का सिलेक्शन जो सैंपल है उसका टेस्टिंग के लिए जब वो लेके जाता है नमूना, तो वो उसको एक कोडिंग दे के जाता है और साथ में जो किसान भाई है उसके नंबर लेके जाता है, जो कि उस टाइम पर उसका मतलब यूज़ में होता है वो वाला नंबर। तो जैसे ही वो मिट्टी का नमूना उस पास वाली लैब में जो भी उसके पास में होगी उसमें जाके जमा होगा, तो वो जो रजिस्ट्रेशन है फार्मर के नंबर पे मैसेज आएगा कि आपका जो मिट्टी का नमूना है इसका ये रजिस्ट्रेशन नंबर है। तो किसान भाई जब जैसे ही उसको लगे कि हाँ मेरी जाँच है, कि वो टाइम भी बता के जाएंगे कि 3 से 5 दिन के अंदर हम आपके मिट्टी के नमूने की जाँच कर देंगे, तो ऑनलाइन जाकर किसान भाई अपने रजिस्टर्ड मोबाइल नंबर से घर बैठे भी जो सॉइल हेल्थ कार्ड रिपोर्ट है वो ले सकता है। जी,
तो इतनी प्राथमिकताएं सरकार दे रही है, इन तमाम चीज़ों की, तमाम सुविधाओं को लेकर आ रही है सरकार, क्योंकि हमारे किसान भाइयों को और बेहतर करना चाहते हैं, किसान भाइयों के उत्पादन क्षमता को बढ़ाना चाहते हैं। तो अगर आपने अभी तक इस कार्ड का लाभ नहीं लिया है या इस तरह के कार्ड का आपने नहीं बनवाया है, तो नज़दीकी जो अधिकारी बताए गए उनसे संपर्क कर आप मृदा स्वास्थ्य कार्ड को बनाइए। अपनी किसी भी फसल की बुआई से पहले सॉइल टेस्ट कराइए, और जब आप देखेंगे कि सॉइल टेस्ट के बाद, इन प्रक्रियाओं को फॉलो करने के बाद आप खेती करते हैं, तो आप देखेंगे कि आपके उपज में काफ़ी बेहतरी देखने को मिलेगी। जो लागत कमी करने का हम प्रयास करते हैं, जो हमारे लक्ष्य भी हैं कि हम किसानों की लागत को कम करें, उसमें भी कहीं ना कहीं आपको मदद मिलती हुई दिखाई देगी, आपको परिणाम देखते हुए मिला देंगे। फिलहाल एक दर्शक हैं, उनका रुख कर लेते हैं। जी, अपना नाम बताइए और सवाल पूछिए। क्या आप हमें सुन पा रहे हैं? अपने टेलीविजन की आवाज़ कम कर लीजिए, फिर अपना सवाल पूछिए। हेलो, क्या आप हमें सुन पा रहे हैं? आपने टेलीविजन की आवाज कम कर लीजिए, लादूलाल जी। क्या आप हमें सुन पा रहे हैं, लादूलाल जी? हेलो जी, स्वागत है आपका, सवाल पूछिए। ठीक है, बहुत बहुत धन्यवाद जी। हेलो, सवाल पूछिए सर। सवाल मैं पूछ रहा हूँ सर, 19 सितंबर को मैंने कपास की फसल बोई। दिसंबर में आपने? 19 सितंबर 2025। जी जी, 19 सितंबर को 19 सितंबर 2025 को कपास की फसल लगाई। जी जी। उसमें फूल आ रहे हैं और फलियां आने लगी जी। अब मेरे को क्या साफ करती? जी जी, आपका सवाल बहुत महत्वपूर्ण है डॉक्टर राघवेंद्र जी। आपकी तरफ हम रुख करेंगे। हमारे किसान ने 19 सितंबर में सरसों की फसल लगाई थी, फूल आने लग गए हैं, फलियां भी उसमें आने लग गई हैं। अभी आगे की जानकारी चाहते हैं कि आगे मैं किस तरीके से देखभाल करूं, किस प्रकार से उर्वरकों का प्रबंधन करना चाहिए इसमें। बहुत अच्छा आपने सवाल किया है, क्योंकि फलियां आ रही हैं और फूल भी आ रहे हैं। तो मेरा ऐसा मानना है कि इस समय आपको अपनी फसल के साथ कोई भी ऐसी गतिविधि नहीं करनी है, क्योंकि जब हम फ्लावरिंग स्टेज पे होते हैं, अगर हम कुछ स्प्रे करेंगे या कुछ दूसरी गतिविधि करेंगे तो उनके ऊपर विपरीत प्रभाव पड़ेगा। मुझे लगता है कि हमें आपको 15 दिन पहले बात करनी चाहिए थी, और 15 दिन अगर आपका समय अभी है, तो अगर आपकी फसल बहुत अच्छी है और आपने पोषक तत्व अगर जैसे बुवाई के समय आपने नाइट्रोजन फास्फोरस दिया हुआ है पूरी तरीके से, तो ज़्यादा चिंता करने की बात नहीं है। लेकिन अगर चूँकि आप सरसों की फसल बोए हैं और सरसों की फसल में सबसे ज़्यादा सल्फ़र की ज़रूरत पड़ती है, और जैसा कि मैं समझ पा रहा हूँ भीलवाड़ा या राजस्थान की जो ज़मीन में सबसे ज़्यादा सरसों होती है और सल्फ़र की भी बहुत आवश्यकता होती है। तो अगर आपने सॉइल टेस्ट कराया होगा और सॉइल टेस्ट को करते हुए अगर आपने अपने उर्वरकों का प्रबंधन किया है, मुझे लगता है कि इस स्टेज पे आपको अब कुछ भी करने की ज़रूरत नहीं है, क्योंकि बुवाई के करीब 30, 35 और 40, 45 दिन तक ही हमें ये सारा 30 दिन के आसपास कर लेना चाहिए। अगर हमने कोई यूरिया की डोज देनी होती है, स्प्रे करना है या हमें बखेरना है, तो उसका हमें काम करना चाहिए। फ़िलहाल आपने जो फसल ली है उसके साथ अभी हाँ, अगर आपके पास पानी की व्यवस्था है, अगर आपकी फसल में पानी की ज़रूरत पड़ रही है तो पानी उनको ज़रूर दें, और ये ध्यान रखें कि ज़्यादा पानी अपनी फसल में न दें। ज़्यादा पानी देने से आपकी जो अभी जो स्टेज है फ्लावरिंग की, एक साथ फ्लावर आएंगे, लेकिन ज़रा सी हवा चली तो उस पर नुकसान हो सकता है। जी जी, तो इस प्रकार से आप अपनी सरसों की फसल की देखभाल कर सकते हैं। एक दर्शक हमारे साथ और जुड़ गए हैं, उनका रुख कर लेते हैं। मुजफ्फरनगर उत्तर प्रदेश से हैं सैनी जी हैं। सैनी जी, आपका स्वागत है, सवाल पूछिए। सर, हम अपनी सरसों में सर हम जैविक खेती करना चाहते हैं, उसमें कोर पे क्या डालिए? कौन सी फसल का चुनाव करना चाहते हैं आप? सरसों की फसल। जी, डॉक्टर राघवेंद्र जी, सरसों की खेती करना चाहते हैं और जैविक तरीके से करना चाहते हैं, तो मेरी बात आप सुन रहे होंगे। अगर आपने सरसों की बुवाई कर दी है तब तो अब जैविक खेती के लिए आप पिछड़ गए, लेकिन अगर आपने अभी तैयारी कर रहे हैं, क्योंकि लेट सोइंग भी सरसों होती है, अगर आप तैयारी कर रहे हैं तो आपको जितने भी जैविक उर्वरक हैं, जिसमें हम लोग जो राइजोबियम नहीं, अजोटोबैक्टर है, आपका सीवीड एक्सट्रैक्ट है, आप बहुत सारे हमारे किसान भाई जैविक खेती के लिए काम करें, जिसमें हमें केमिकल रासायनिक खादों को नहीं डालना है। रासायनिक खाद न डालने के साथ में एक चुनौती ये होती है कि आप जो जैविक उत्पादन कर रहे हैं, अगर आपके पास पर्याप्त मात्रा में जैविक खाद नहीं है, तो आपका जो अपेक्षित
जो उत्पादन है वो आपको नहीं मिल पाएगा। तो इसकी तैयारी हमें बुवाई से पहले ही करनी होती है, और मुझे लगता है कि अगर आपकी तैयारी अगर हो गई है, जिसमें आपको गोबर की खाद या आपको बायो फर्टिलाइज़र या आपका सागरिका, ये इनकी चीज़ों की व्यवस्था आप करेंगे, उपयोग करेंगे, तो निश्चित रूप से आपकी जो फसल है वो जैविक फसल कहलाएगी। लेकिन एक बात और मैं बता दूं, अगर सर्टिफाइड जैविक उत्पादन करना है, उसके लिए एक प्रक्रिया होती है कि लगातार 3 साल तक आपको उस खेत में जैविक तरीके से ही काम करना होता है। तो इसके भी प्रमाणीकरण का कार्य कराना पड़ता है, तभी आप प्रमाणिक तौर पे कह सकते हैं कि ये मेरी फसल जैविक है जी। लेकिन एक बात और मैं आपसे कहना चाहता हूँ, अगर आपने बुवाई की है और अगर बुवाई के समय अगर आपने कुछ कमी रह गई है, तो अभी आप सागरिका जो हमारा एक प्रोडक्ट है जिसको कि समुद्री शैवाल से बनाया जाता है, उसका एक स्प्रे कर सकते हैं, तो आपके पौधों को न्यूट्रिशन उससे उपलब्ध हो जाएगा, क्योंकि उसके अंदर 17 से 18 तरह के पोषक तत्व उसके अंदर हैं, और साथ ही साथ उसके अंदर जो पौधों को बढ़ाने के लिए ग्रोथ हार्मोन्स भी हैं। तो इस तरह की चीज़ें अगर आप अपनाएं तो निश्चित रूप से आप अपनी फसल जो सरसों का आप सोच रहे हैं उसको आप जैविक तरीके से उसका उत्पादन ले सकते हैं जी। तो सैनी जी, आप इस प्रकार से सरसों की उचित जैविक खेती कर सकते हैं और अच्छा उत्पादन लेंगे, ऐसी हम कामना करेंगे। एक दर्शक हैं, विपिन है सागर मध्य प्रदेश से, उनका रुख कर लेते हैं। विपिन जी, स्वागत है आपका, सवाल पूछिए। नमस्कार सर। नमस्कार जी। जी, हमारे 2 सवाल हैं जी। पहला मैं ये जानना चाह रहा था कि कहते हैं कि अगर मृदा की जांच करानी है तो अप्रैल और मई में अच्छा मतलब उत्तम समय कहा जाता है कि अप्रैल और मई में कराना चाहिए। तो अगर कोई किसान भाई नवंबर दिसंबर में भी अगर कराना चाहे तो क्या इस समय भी मृदा की जांच हो सकती है? और एक बार अगर जांच करा ली तो कितने वर्षों तक हमें दोबारा जांच करवानी चाहिए? बिल्कुल। दूसरा सवाल ये था सर कि रबी में हम अभी चना और मसूर की बुआई करने वाले हैं, तो इसमें उर्वरकों का प्रबंधन कैसे करें और क्या सलाह रहेगी बुआई से पहले और बाद में? जी विपिन जी, आपके दोनों सवाल बहुत महत्वपूर्ण हैं और बहुत अच्छे सवाल आपने पूछे हैं। आपके दोनों सवालों को हम शामिल करेंगे, आपकी समस्या का समाधान करेंगे, लेकिन फिलहाल आपको यहाँ रुकना होगा एक छोटे से ब्रेक के लिए। ब्रेक के उस पार आपके सवालों को शामिल करते हैं और आपकी समस्या का समाधान करते हैं। आप सभी बने रहें, देखते रहें कार्यक्रम हेलो किसान। डीडी किसान ने कर ली है तैयारी, यहां मिलेगी पशुपालन की हर एक जानकारी, घर आंगन से लेकर व्यवसायिक फार्म तक, मुर्गी पालन से लेकर रेगिस्तान के जहाज तक। बीमारियों से पशुपालक बिल्कुल ना हो परेशान, विशेषज्ञ करेंगे आपकी समस्या का समाधान। देखिए अपना पशु चिकित्सक हर रविवार शाम 6:30 बजे दूरदर्शन किसान पर। ब्रेक के बाद एक बार फिर से आप सभी का स्वागत। देख रहे हैं कार्यक्रम हेलो किसान। चर्चा को आगे बढ़ाते हैं। दर्शक थे हमारे विपिन जी सागर मध्य प्रदेश से, उनके 2 सवाल बहुत महत्वपूर्ण सवाल थे। डॉक्टर कविता जी, आपका रुख करता हूं। उनका सवाल था कि कहा जाता है कि अप्रैल मई में सॉइल टेस्टिंग करानी चाहिए, क्या कोई नवंबर दिसंबर में कराए तो क्या उचित है? समय को लेकर इनमें थोड़ी सी अनिश्चितता है, उसको थोड़ा दूर कीजिए। और दूसरा सवाल हम डॉक्टर राघवेंद्र जी से लेंगे। सर, जैसे कि हमने इस प्रोग्राम में पहले भी ये जानकारी साझा करी है कि जिस वक्त आपके खेतों में कोई भी फसल नहीं है, चाहे वो कोई भी समय हो, चाहे वो फिर अप्रैल मई का हो या फिर वो अभी अक्टूबर वाला सीजन हो, किसी भी समय किसान भाई अपनी मिट्टी की जांच करवा सकते हैं। ऐसा कोई समय नहीं है कि अप्रैल मई में अगर आप करवाएंगे तो अच्छी रिपोर्ट आएगी। आप तब जब भी आपको वक्त मिले, जब भी आपके पास समय है कि जाँच करवाने का, आप उसी वक्त उसकी जाँच करवाएं। और दूसरी किसान भाई ये भी जानना चाह रहे थे कि कितने समय के बाद, अगर किसान भाई हम बोलते हैं कि अगर आपके पास समय है तो आप हर 1 साल के बाद करवा सकते हैं, लेकिन किसी कारणवश कई बार ऐसा होता है कि हम अपनी फसल की तैयारी में इतने बिजी रहते हैं कि हम नहीं करवा पाते हैं, कि कोई किसान भाई नहीं करवा पाता है। तो हर तीसरे साल आपको अपनी मिट्टी की जांच करवानी चाहिए, क्योंकि जो भी आप प्रक्रियाएं वहाँ पर कर रहे हैं अपनी खेती से जुड़ी हुई, उनका जो रिजल्ट है वो 3 साल के बाद वहाँ पर दिखाता है कि 3 साल के बाद हमें पता चलता है कि जो भी हमने प्रक्रिया वहाँ पर लागू की हैं वो हमारी मिट्टी के लिए सही है या नहीं है। तो इसलिए तीसरे साल हमें ज़रूर करवाना चाहिए। जी, तो हर तीसरे साल आपको मिट्टी की जांच ज़रूर करानी चाहिए, और आप कभी भी कराते हैं जब आपके पास समय मिले तब आप मिट्टी की जांच करा सकते हैं। ऐसा कोई नियम नहीं है कि आप अप्रैल मई में कराएं या नवंबर दिसंबर में कराएं। एक सवाल है उनका एक और, उसको भी हम लेंगे, लेकिन फिलहाल दर्शक हैं, पहले उनका रुख कर लेते हैं। चांद सिंह जी हैं गुरुग्राम हरियाणा से। चांद जी, आपका स्वागत है, सवाल पूछिए। चांद जी, क्या आप हमें सुन पा रहे हैं? अरे मैं मिट्टी की जांच कराई थी, वह 88 किलो यूरिया चाहिए, या 2 कट्टे से पूरा होगा या 4 कट्टे से?
जी रुक करते हैं एक बार फिर से डॉक्टर राघवेंद्र जी, इन्होंने जांच कराई थी और 88 किलो यूरिया के बारे में बताया गया कि इनको आवश्यकता है, तो क्या समाधान इनके लिए होना चाहिए? जी, आपने जो आपकी जो मृदा आधारित जो रिपोर्ट आई है उसके हिसाब से आपको 88 किलो यूरिया की जो बात कही है उसमें आपको 2 बैग यूरिया देने पड़ेंगे, तभी आपको उसकी पूर्ति हो पाएगी। और मुझे लगता है कि अगर 46-45 किलो का अगर बैग होता है तो उसमें ऐसी कोई आपत्ति नहीं है, आप 2 बैग यूरिया के उपयोग कर सकते हैं। जी, तो आप चांद जी 2 बैगों का उपयोग कर सकते हैं, ऐसे समाधान डॉक्टर साहब ने हमारे बताए हैं। डॉक्टर राघवेंद्र जी, अब रुक करते हैं, हमारे जो दूसरे दर्शक थे उनका सवाल था कि वो चना और मसूर की फसल को लेना चाहते हैं रबी के इस मौसम में, किस प्रकार से उर्वरक प्रबंधन करें और कौन कौन से समय पर करें, कितने अनुपात में करें, थोड़ा सा इसके बारे में बता दीजिए। बहुत अच्छा सवाल है और मुझे लगता है सागर मध्य प्रदेश में सरसों चना बहुत ज़्यादा मात्रा में होता है जी, और जैसा कि हमारे किसान भाई जानते हैं और उपयोग भी करते हैं कि चने की जो फसल होती है उसमें हमें नाइट्रोजन की बहुत कम आवश्यकता होती है, लेकिन फास्फोरस और पोटास की बहुत ज़्यादा ज़रूरत पड़ती है। तो अगर सामान्य तौर पे हम देखते हैं तो अगर जो चने की फसल है उसमें 30-80-40 के हिसाब से हमें पोषण तत्व देना चाहिए। और मैं ये भी कहूँगा कि रासायनिक खादों के साथ साथ वो राइजोबियम बायो फर्टिलाइज़र होता है उसका वो ज़रूर उपयोग करें। जब आप चना की बुवाई करने की तैयारी कर रहे हैं तो राइजोबियम से अपने बीज को उपचारित कर लें। उपचारित करने के बाद बोएंगे तो जो आपकी ज़मीन के अंदर जो फास्फोरस है वो फास्फोरस को घोल करके जो जीवाणु हैं वो आपके पौधे को उपलब्ध कराएंगे, क्योंकि आपकी जो ज़मीन के अंदर खजाना पड़ा है उस खजाने को पौधों तक पहुंचाने के लिए आपको जैविक जो उर्वरक हैं बहुत अच्छे काम आते हैं। इसके साथ साथ मैं आपसे ये कहूँगा कि जो 100 किलो DAP डाई अमोनियम फास्फेट की जो अगर आप देंगे तो उससे आपकी जितनी भी पोषक तत्वों की रिक्वायरमेंट है वो 1 हेक्टेयर के हिसाब से पूरी हो जाएगी। मेरा आपसे एक और सुझाव है कि जब भी जैसा कि हम बात कर रहे हैं कि अपनी मिट्टी की जांच जरूर कराएं। बिल्कुल। अगर आपने मिट्टी की अपनी जांच करा ली होगी तो निश्चित रूप से उसमें ये दिया होगा कि आपकी ज़मीन के अंदर कितने पोषक तत्वों की उपलब्धता है, और उस उपलब्धता के आधार पर ही अगर आप अपने पोषक तत्वों का उपयोग करेंगे तो निश्चित रूप से अच्छा लगेगा। जी, मैं एक बात आपसे और कहना चाह रहा हूं कि क्योंकि आप देख रहे हैं कि DAP बहुत महंगी है, 1350 रुपये का एक बैग आता है, मिल नहीं रही है, तो और बहुत सारे उपयोग करने के लिए मैं आपसे नैनो DAP के उपचार करने के लिए आपसे कहूँगा कि अगर आप अपना चना बो रहे हैं तो 5 ml प्रति किलो के हिसाब से अगर आप अपना उसको उपचार करेंगे तो आपकी सबसे अच्छी बात ये होगी कि जब आप बुवाई करेंगे तो जो आपका अंकुरण हो रहा है वो बहुत अच्छा होगा, और जब आपका अंकुरण अच्छा होगा तो सारी खेत में आपकी जो फसल है एक साथ एक जैसी दिखेगी। और नैनो DAP के उपयोग करने से एक तो अंकुरण अच्छा होता है और जो तुरंत हमारे पौधे को फास्फोरस और नाइट्रोजन की ज़रूरत पड़ती है वो तुरंत मिल जाता है। तो मेरा आपसे ये कहना है कि DAP की खपत को इस तरह से हम कम भी कर सकते हैं। नैनो DAP और राइजोबियम बायो फर्टिलाइज़र का आप ज़रूर उपयोग करें, इनसे हमारी ज़मीन भी सुधरेगी और हमारी जो लागत जो आ रही है, आप देख रहे हैं कि भाव उतने ज़्यादा नहीं है लेकिन हमारी लागत बहुत ज़्यादा आ रही है। इस तरीके से हम चाहेंगे कि आप अपनी खेती करेंगे तो निश्चित रूप से आपकी खेती लाभबंद होगी। जी डॉक्टर राघवेंद्र जी, इसके साथ एक जो पहलू है ये भी बहुत महत्वपूर्ण होता जा रहा है कि हम देख रहे हैं कि समय के साथ साथ जो वातावरण की चुनौतियां हैं वो दिन ब दिन बढ़ती जा रही हैं। मौसम असमय बदल जाता है। अभी हाल फिलहाल में हमने देखा कि उत्तर प्रदेश, बिहार, ऐसे कई ऐसे राज्य हैं जहाँ पर असमय बरसात हो गई, जिसकी वजह से कई किसानों की जो धान की फसल बिल्कुल तैयार थी वो बैठ गई है। और इन चुनौतियों से निपटने के लिए क्या हम उर्वरक प्रबंधन इस प्रकार से कर सकते हैं कि अगर इस तरह की कोई चुनौती आए तो हम उनका भी सामना कर पाएँ और फसल हमारी सुरक्षित रहे? क्या ये संभव है? ये बिल्कुल संभव है। जैसे आप देख रहे हैं कि चुनौतियां अभी हम झेल रहे हैं हमारी खेती में, और आने वाले समय में और हमें चुनौतियों का सामना करना पड़ेगा। और ये सब जिसको हम कहते हैं कि जो क्लाइमेट चेंज आ रहा है उसका, जब बरसात चाहिए तब बरसात होती नहीं है और जब बरसात नहीं चाहिए तब बरसात ज़्यादा हो जाती है। तो इस सब के लिए हमारे बहुत सारे किसान भाई, और मैं सबसे यही कहूँगा कि एक तो सबसे बड़ी बात है कि जो हमारा उर्वरक प्रबंधन है, अगर हम फसल में पोटास देते हैं और संतुलित उर्वरक देते हैं, सिर्फ यूरिया न दें। यूरिया देने से पौधे कमज़ोर हो जाते हैं और वो इस तरह की चीज़ों को सहन करने की शक्ति उनकी कम हो जाती है। तो मैं किसान भाइयों से यही कहूँगा कि संतुलित उर्वरक का उपयोग करें जिसमें फास्फोरस और पोटास को आवश्यक रूप से शामिल करें। क्योंकि अगर आपने फास्फोरस दिया तो आपकी जो जड़ें हैं वो पूरी तरीके से ज़मीन के अंदर चली जाएंगी।
अगर आपने हवा चली है या बरसात ज़्यादा हुई है तो भी वो इस शॉक को बियर कर पाएंगे। हमारे किसान भाई चूँकि देखते हैं कि खेत में, मैं कहता हूँ किसान भाइयों से कि क्या आप अपने खेत से बात करते हैं, और अच्छा किसान वो होता है वो कहता है कि हाँ साहब मेरी फसल मुझसे बात करती है। जब वो किसान खेत पे जाता है तो उसको देखता है कि हाँ, क्योंकि अगर वो मोटरसाइकिल से खेत पे घूम के आ गया तो वो खेत, उसकी बात उसकी समझ में नहीं आएगी। किसान, वही किसान अच्छा होता है जो खेत में घुसता है, अपनी फसल से बात करता है। जब वो किसान खेत में घुसता है तो वो फसल कहती है कि मेरे अंदर कीड़ा लगा हुआ है, मुझे खाद की ज़रूरत है, मुझे पानी की ज़रूरत है। तो इस तरीके से अगर हम उसको लगातार देखते रहेंगे, उसकी आवश्यकता क्या है समय समय पर, निश्चित रूप से हमारे, और आजकल तो बहुत सारी व्यवस्था हो गई है सरकार के माध्यम से, फोरकास्ट किया जाता है कि आने वाले समय में पाला पड़ने वाला है या बरसात होने वाली है या हवा चलने वाली है जी। तो हमारे किसान भाई इन सारी तकनीकों को भी ध्यान में रखें और अपनी फसल में सही उपयोग तरीके से बैलेंस उपयोग करेंगे तो आप इस प्रभाव से कम नुकसान हो सकता है जी। तो कई तरह की जो चुनौतियां, उसका समाधान भी सही तरीके के उर्वरक प्रबंधन से किसान भाई कर सकते हैं। एक दर्शक है, उनका रुख कर लेते हैं। राकेश जी हैं शिमला हिमाचल प्रदेश से। राकेश जी स्वागत है आपका, सवाल पूछिए। जी नमस्कार। नमस्कार जी। मेरा एक सवाल है कि अभी हम होते हैं सेब तोड़ की फाइटो हुए जी, तो अब हम कटिंग कर रहे हैं पेड़ों की, तो हम उसमें जानना चाहते हैं तो कितनी मात्रा में जानना चाहिए और मिट्टी की जांच हमारी पत्नी सब देखती है जी। राकेश जी आपका सवाल बहुत महत्वपूर्ण है। डॉक्टर राघवेंद्र जी आपका रुख करते हैं। हमारे देश में कई ऐसे काश्तकार हैं जिनकी आर्थिक जीविका जो है वो सेब पे ही निर्भर करती है और ये समय बहुत क्रूशियल हो जाता है उनके लिए। अभी ये कटिंग कर रहे हैं, प्रूनिंग वगैरह कर रहे हैं, ऐसे समय में किस प्रकार से ये उर्वरक प्रबंधन करें और जिन उर्वरकों का प्रयोग कर रहे हैं उसका भी जिक्र इन्होंने किया है। बहुत बढ़िया, क्योंकि अभी आप कटाई छटाई कर रहे हैं, उसके बाद उसके अंदर कलियां निकलेंगी और इस समय सबसे ज़्यादा पोषक तत्वों की आवश्यकता होती है। और तो मुझे लगता है कि हमारे किसान भाई जो सवाल पूछा है उनको ये चाहिए कि अभी तुरंत जो आपके पौधे हैं उनके ऊपर, एक तो अभी पत्तियां नहीं है तो स्प्रे नहीं कर सकते, लेकिन आपके जो सेब के पौधे हैं उनकी ज़मीन में आप नाइट्रोजन और फास्फोरस और पोटास तीनों की जिसको आवश्यकता है उसका ज़रूर उपयोग करें। एक बात और मैं कहना चाहूँगा कि जैसे ही आप देख रहे हैं कि जब उसमें से कलियाँ निकलेंगी, वो आएंगे, किले निकलेंगे, तो उनको पानी की भी ज़रूरत पड़ती है। तो जब भी हम खाद दे रहे हैं अपने पेड़ के आसपास तो वहाँ नमी ज़रूर रखें। आने वाला समय अभी देखते हैं, जैसे जब हिमाचल से बात कर रहे हैं तो वहाँ सर्दी धीरे से बढ़ना शुरू हो गई है। तो जब भी आप खाद अगर आप दे रहे हैं तो पर्याप्त ज़मीन में नमी होनी चाहिए और जिसमें कि आप नाइट्रोजन, फास्फोरस, पोटास तीनों चीज़ों का उपयोग करें। और एक बात और कहूँगा कि जैसे ही आपकी उसमें से किले निकलना शुरू हो जाते हैं, कलियाँ निकलना शुरू होती हैं, तो आप नैनो यूरिया का और ज़रूर स्प्रे करेंगे। इससे आपकी जो पौधों की पोषक तत्व लेने की क्षमता बढ़ जाएगी और जितने भी नई कलियाँ निकली हैं उनको तुरंत पोषण मिलेगा और वो बहुत तेज़ी से आगे विकसित हो जाएंगी और आप देखते देखते आपके जो सेब का जो बागान है बहुत सुंदर दिखने लगेगा जी। तो राकेश जी आप इन समाधानों का इस्तेमाल कीजिए। जितने भी किसान भाई हिमाचल के संभाग से देख रहे हैं और सेब की खेती से जुड़े हुए हैं तो इन तरीकों को वो बदलाव करिए और आप देखेंगे कि डॉक्टर साहब ने जिस तरीके से कहा कि आपके जो पेड़ हैं वो सेबों से लदे नजर आएंगे और आप अच्छी कमाई करेंगे, ऐसी हम कामना करते हैं। डॉक्टर कविता जी आपका रुख करते हैं। अगर कोई किसान भाई सॉइल टेस्टिंग लैब खुद स्थापना करना चाहता है तो उसके लिए क्या उचित उसकी क्वालिफिकेशन होनी चाहिए, किस प्रकार के मापदंड होते हैं जिसके ज़रिए उसको ये सुझाव दिया जाएगा या उसको उपयुक्त माना जाएगा कि आप स्थापना कर सकते हैं, क्या क्या डॉक्यूमेंट्स लगते हैं, कितना पैसा लगता है और सरकार द्वारा भी क्या स्कीम के ज़रिए उनको कोई सहायता प्रदान की जाती है? हाँ सर, वो सैंपल के लिए तो मैंने बताया ही था कि अगर लैब बन जाती है तो उसके बाद एक सैंपल के लिए उनको 190 रुपये मिलेंगे अगर वो टेस्टिंग करते हैं। तो सबसे पहले तो मैं यही जानकारी बताना चाहूँगी कि अगर कोई किसान भाई या कोई भी युवा अगर सोयल टेस्टिंग लेबोरेटरी अपने इलाके में बनाना चाहता है तो एक तो उसकी जो आयु है कि जो अगर युवा है तो उसकी आयु 18 से 27 वर्ष के बीच होनी चाहिए। लेकिन अगर कोई किसान भाई तो उसकी जो आयु सीमा है वो 40 वर्ष तक की है कि वो दोनों इसके लिए एप्लीकेबल हैं। और जो जो ज़रूरत होती है कि जैसे आधार कार्ड है, कोई भी आपका जो आइडेंटिफिकेशन का कार्ड होता है वो होना चाहिए और 10वीं पास होना ज़रूरी है कि ये अनिवार्य है कि अगर आप 10वीं पास हैं तो ही आप अप्लाई कर सकते हैं। तो ये सब जो है आप किसी भी जो CSC सेंटर्स हैं वहाँ पर जाकर आप इसके लिए आवेदन दे सकते हैं। और जो आपका आवेदन का जो फॉर्म है जो ब्लॉक लेवल कमेटी होगी वो उसके पास जाएगा और फिर उसके बाद डिस्ट्रिक्ट
लेवल कमेटी है वो इसके गठन के लिए वो पूरे जो आपके कागज़ हैं उनको चेक करेगी और उसके बाद वो ये जानकारी आपसे साझा करेगी कि आप इस सोइल टेस्टिंग लैब खोल सकते हैं या नहीं खोल सकते हैं। तो यही जानकारी है सोइल टेस्टिंग लैब को ओपन करने के लिए कि बस आपकी जो योग्यता है वो 10वीं है और जो उम्र की सीमा है वो 18 से 27 वर्ष युवा के लिए और किसान भाई 40 वर्ष की आयु तक कर सकते हैं। जी, तो इस प्रकार से आप अपनी भी लैब स्थापित कर सकते हैं। इसके बारे में कुछ और जानकारी भी लेंगे, लेकिन फिलहाल एक दर्शक है उनका रुख कर लेते हैं। दिलीप जी हमारे साथ। दिलीप जी स्वागत है आपका, सवाल पूछिए। दिलीप जी क्या आप हमें सुन पा रहे हैं? जी स्वागत है आपका कार्यक्रम में, सवाल पूछिए। सर हमने सरसों की फसल लगाई तो उसमें कुछ पौधे गल रहे, जलन हो रही, उसकी जड़ें। जी, कितने दिन की फसल हो गई आपकी? किनारों पे वो में कोई प्रॉब्लम नहीं। कितने दिन की फसल हो चुकी है आपकी? सर ये 15 अक्टूबर को लगभग 16-17 दिन की हो गई। जी दिलीप जी बहुत महत्वपूर्ण आपका सवाल है। आपकी फसल भी अच्छी रहेगी ऐसी हम कामना करते हैं। समाधान लेते हैं डॉक्टर राघवेंद्र जी से। डॉक्टर राघवेंद्र जी आपने इनकी समस्या सुन ली, 15 दिन की फसल हो चुकी है और सड़न गलन की समस्या आ रही है। तो इसके पीछे कई कारण हो सकते हैं और मुझे लगता है कि उचित पोषण प्रबंधन भी उसमें से एक मुद्दा हो सकता है। मैं ये ज़रूर जानना चाहूँगा कि अगर आपने अपने जो बीज है उसको उपचारित करके बोया है तो जो जड़ गलन की बीमारी आती है उससे हम बच सकते थे। हो सकता है आपने वो चूक कर दी हो। अगर आपकी दूसरी जो चीज़ें होती हैं कि अगर आपकी ज़मीन के अंदर बहुत ज़्यादा नमी है तो भी आपकी अगर आपकी ज़मीन बहुत कठोर है और नमी ज़्यादा है तो भी आपकी जड़ गलन की बीमारी आ सकती है। ऐसी स्थिति में मैं आपसे ये कहूँगा अगर आपकी 15 अक्टूबर को आपने फसल बोई है, लगभग 25 दिन की फसल होने आ रही है, तो एक बार अगर आप नैनो यूरिया का अगर आप स्प्रे करते हैं तो ये इस चीज़ से आप बच सकते हैं। क्योंकि जब कोई बीमारी होती है तो हम अगर पोषण देते हैं तो उनके अंदर एक शक्ति आती है और उस पोषण के कारण वो उस बीमारी से लड़ने की उनके अंदर एक क्षमता आ जाती है। तो इस तरह तो मैं सिर्फ आपसे यही कह पाऊँगा कि अगर वो जड़ गलन की बीमारी अगर कोई फंगस की नहीं है या कोई वायरस की नहीं है, अगर पोषक तत्व से तो अगर आप नैनो यूरिया का अगर 5 ml प्रति लीटर के हिसाब से घोल बना करके स्प्रे करेंगे तो निश्चित रूप से आप अपनी फसल को बचा पाएंगे। एक बार मैं आपको और सलाह देना चाहूँगा कि अगर अगली बार आप जब भी अपनी फसल की खेत की जांच कराएं तो उसमें ये ज़रूर देख लीजिए कि आपकी ज़मीन के pH का स्तर क्या है। अगर pH कहीं ज़्यादा है तो हो सकता है वो भी एक आपकी ज़मीन के लिए, आपकी फसल के लिए नुकसानदायक हो सकता है। तो मैं किसान भाइयों से फिर हम लोग वही बात करेंगे कि अगर सही किसान वो है जो हमारे मृदा स्वास्थ्य की चीज़ों को अपनाएगा और उसी को आधार बनाएंगे तो हमें कम से कम समस्याएं हमारे पास आएंगी। सरकार की तरफ से एक अनुभव, एक बहुत ही अच्छी योजना चलाई जा रही है और सब लोग इसका उपयोग करना चाहिए। बिल्कुल। और तो एक आदर्श किसान, एक प्रगतिशील किसान की निशानी होती है कि सरकार द्वारा जो चलाई गई योजना है उनका समय पर संज्ञान भी ले, उनकी जानकारियां ले और उससे लाभ लेकर अपनी खेती किसानी में जो परिवर्तन करने हैं उसको करके आप देखेंगे किस तरीके से आपको लाभ मिलना शुरू हो जाएगा। कुछ और महत्वपूर्ण जानकारी जानेंगे, लेकिन फिलहाल यहाँ लेने का एक छोटा सा ब्रेक। आप बने रहें, देखते रहें कार्यक्रम हेलो किसान। जब तपती है धरती, सूरज उगलता है आग, ठंड में जब सर्दी जमा देती सबके हाल, सब छुप जाते अपने अपने घरों में, तब बाहर निकलता सिर्फ एक इंसान, भरने के लिए हम सबका पेट, खून को पसीने की तरह देता बहा, थक जाता, झुलस जाता, हो जाता बीमार, तब उसकी सेहत का ध्यान रखता सिर्फ डीडी किसान। देखिए स्वस्थ किसान शनिवार शाम 6 बजे लाइव, सिर्फ दूरदर्शन किसान चैनल पर। ब्रेक के बाद एक बार फिर से आप सभी का स्वागत। आप देख रहे हैं कार्यक्रम हेलो किसान। चर्चा को आगे बढ़ाते हैं, डॉक्टर कविता जी का रुख करते हैं। डॉक्टर कविता जी, अगर कोई किसान भाई लगातार समय के अनुरूप सॉइल टेस्टिंग कराता रहा है, मृदा कार्ड भी उसके पास है और
अगर वो किसान भाई कोई ऋण के लिए अप्लाई करता है तो क्या इन केसेस में ये भी देखा जाता है कि किसानों की सॉइल टेस्टिंग कितनी बार हुई है, उसकी मिट्टी की गुणवत्ता उन्होंने बना के रखी है और उनको ऋण मिलने में आसानी हो जाती है, फ़ायदा मिलता है? नहीं सर, ऐसा अभी तक नहीं हुआ है कि ऋण मिलने में कोई आसानी नहीं होती। वो वैसे जो वैल्यू होती है हमारी मिट्टी जगह की, वो उसके हिसाब से ऋण हमें मिलता है। लेकिन वही बात है कि किसान भाई ऋण की तरफ तो तब जाएं जब उनकी कोई उपज अच्छे से नहीं आ रही है। लेकिन अगर हमने अपना मृदा का स्वास्थ्य ही अच्छे से बनाए रखा है तो हमें उपज मिलती रहेगी, लागत हमारी कम होती रहेगी। और हम यही चाहेंगे, यही दुआ करेंगे कि जो हमारे किसान भाई हैं वो ऋण की तरफ ना जाके अच्छी खेती करें और अपने घर जो आ रहा है उसी से ही अपना अच्छा जीवन यापन करें। जी, एक डाटा की अगर हम बात करें तो डॉक्टर कविता जी, क्या कोई ऐसा डाटा हमारे पास है कि जिन किसानों ने लगातार मृदा स्वास्थ्य कार्ड बना के अपनी खेती किसानी में उर्वरकों का प्रबंधन किया, सॉइल टेस्टिंग समय समय पर कराते रहे, उनकी लागत और उनकी जो उपज मिली उसमें कितनी बढ़ोतरी हुई इन कंपैरिजन टू जो बाकी किसान हैं जो इसका लाभ नहीं ले पा रहे हैं? सच सर, ऐसा डाटा नहीं है। लेकिन जो किसान भाई हमसे जुड़े हुए हैं, जिनकी मिट्टी की जांच हम समय समय पर कर रहे हैं, तो ये देखने में ज़रूर आया है कि उसने संतुलित खाद का प्रयोग करके कि जो अपना कॉस्ट उत्पादन पे जो उसका मूल्य लग रहा था उसने वो मूल्य घटा दिया है। साथ में जो अलग अलग बीमारियां जो पोषक तत्वों की कमी से उसकी फसल में देखने को मिल रही थी वो कहीं ना कहीं उनको भी कंट्रोल कर पा रहा है अच्छे से। तो जो उसकी लागत है वो घट रही है, उपज है वो अग्रसर है कि वो बढ़ रही है। और साथ में जो उसका जो बेनिफिट कॉस्ट रेशियो हम बोलते हैं कि उसका लागत के कंपैरिजन में उसको कितना लाभ मिला है, तो जो वो रेशियो है वो किसान भाई का संतुलित खाद के उपयोग से, सॉइल हेल्थ कार्ड के यूज़ करने से वो बढ़ रहा है, जो कि हमारे किसान के ये दर्शाता है कि हमारा किसान कितना समृद्ध हो रहा है। तो वो वैज्ञानिक डाटे ऐसे पब्लिश नहीं है, लेकिन हम जो निरंतर हमारे कांटेक्ट में फार्मर्स हैं वो हमने वहाँ पर देखा है कि जो कृषि विज्ञान केंद्र में कह ही सकते हैं कि अगर इन तरीकों को अपनाते हैं तो किसान भाई बिल्कुल जाहिर तौर पर लाभ भी देखेंगे, परिवर्तन भी देखेंगे। हाँ और जो उनकी लागत उसमें कमी तो आएगी, साथ ही प्रोडक्शन भी उनकी बढ़ती चली नजर आएगी। जी, एक दर्शक है उनका रुख कर लेते हैं। हर्षपाल सिंह जी हैं कांगड़ा हिमाचल प्रदेश से। हर्षपाल जी, आपका स्वागत है, सवाल पूछिए। हर्ष जी, आप हमें सुन पा रहे हैं तो अपना सवाल पूछें। आवाज नहीं आ रही। हर्षपाल जी, क्या आप हमें सुन पा रहे हैं? ये आवाज नहीं आ रही। आप हमें व्हाट्सएप भी कर सकते हैं अगर आप हमें देख पा रहे हैं तो। हर्षपाल जी, अगर आप हमें देख रहे हैं तो आप व्हाट्सएप के नंबर पे अपना सवाल हमें भेज सकते हैं। व्हाट्सएप नंबर आपके स्क्रीन पर हम फ्लैश कर रहे हैं, आप अपना सवाल हम तक पहुंचा सकते हैं व्हाट्सएप के जरिए। डॉक्टर राघवेंद्र जी, आपका रुख करते हैं। आपने एक बहुत अच्छी बात कही थी कि किसान भाई अपनी फसलों से बात करना सीखें। कई किसान होते हैं मोटरसाइकिल से जाके घूम आते हैं, तो ये बहुत महत्वपूर्ण बात है। अगर फसलों से बात की बात आती है तो फसलों की आवश्यकता और फसल की अवस्था, ये कितना इंपॉर्टेंट फैक्टर होता है उर्वरक प्रबंधन में, और इसको कैसे हम मैनेज करें, कैसे पहचानें? वो मैंने बहुत सारे किसानों के साथ काम किया और देखा कि जो किसान जाकर के अपने खेत से देखते हैं, अगर देखते हैं जैसे अगर खेत हमारा पीला पड़ रहा है तो वो एक सूचना दे रहा है, वो मांग कर रहा है कि मुझे नाइट्रोजन की या खाद की ज़रूरत है। पीला पड़ रहा है मतलब मेरे अंदर कीड़े बीमारियां लगी हैं। पीला फसल पड़ रही है मतलब मुझे पानी की ज़रूरत है। तो जैसे हम अपने बच्चों की भाषा को समझते हैं, छोटे बच्चे होते हैं वो नहीं बोलते हैं, फिर भी मदर या उसके फादर उसको समझ लेते हैं इनको क्या चाहिए, ऐसे ही किसान फसल के साथ अगर अपना इंटरेक्शन रखता है। और जब आप देखते हैं कि किसान जाता है, उसको कहता है कि नहीं मुझे अभी खाद डालना है, तो कैसे खाद डालता है, वो देख करके जजमेंट करता है, अपनी फसल से बात करके देखता है मुझे कब पानी देना है, कब मुझे जो है उसमें दवाई छिड़कनी है। ये बहुत इम्पोर्टेंट हो जाता है। और मैं ये मानता हूँ कि जब भी फसल में ये सिम्टम्स आते हैं, अब जैसे हम कहते हैं हमें बुखार आ रहा है, बुखार कोई बीमारी नहीं है जी, वो एक बीमारी की सूचना है। इसी तरह से फसलें हमें एक इंडिकेशन देती हैं कि मुझे बीमारी है या मुझे इलाज चाहिए या मुझे पानी चाहिए। बिल्कुल बिल्कुल। तो इस तरीके से हमारे किसान भाई बहुत अच्छी तरीके से अपनी फसल के बारे में समझ करके अगर देखते हैं कि पीला पड़ा हुआ लेकिन कीड़ा लगा है, तो हो सकता है हमें कीड़े के प्रबंधन करना पड़ेगा। बिल्कुल। कीड़ा नहीं है, लगा कि फसल भी अच्छे पानी सूख रहा है नीचे, तो हमें पानी देना पड़ेगा जी। इस तरीके से हमें किसानों को वो देखना चाहिए। बिल्कुल, ये बहुत महत्वपूर्ण बात है कि किसानों को इन चीज़ों को समझना चाहिए और अपने खेत जो इंडिकेशन देते हैं उसको समझ के भी अगर आप काम करेंगे तो भी आप बेहतर उपज ले पाएंगे। दर्शक हैं, रुक कर लेते हैं। रमेश यादव हैं गुरुग्राम हरियाणा से। रमेश जी, आपका स्वागत है, सवाल पूछिए। रमेश जी, क्या आप हमें सुन पा रहे हैं? रमेश जी, टेलीविजन की आवाज़ कम कर लीजिए, फिर सवाल पूछिए।
रमेश जी, टेलीविजन की आवाज कम कर लीजिए और फिर सवाल पूछिए। सर अभी तो मैं करके कर सकते हैं, तो उसमें अभी चेक किया है तो उसमें तो दिखा रहे हैं कि आपने सॉइल हेल्थ कार्ड बनवा रखे है और यहाँ पे कोई आया है चेक करने, तो कैसे प्रोसीजर है इसका? रमेश जी, आप ये आपने मिट्टी की जांच के लिए आवेदन दिया था? जी जी इसमें बना लिया है जी। डॉक्टर कविता जी, ने मिट्टी की जांच के लिए आवेदन दिया था लेकिन अभी तक कोई आया नहीं है। कैसे पता करें कि कब कोई आएगा और कितने दिन में ये चीज़ें प्रक्रिया पूरी हो जाती हैं? ब्लॉक लेवल ऑफिसर है जो इनके यहाँ पे कृषि विभाग में, ये उनसे जाकर ये जानकारी प्राप्त कर सकते हैं कि इनका जो आवेदन है वो उनके पास पहुँच चुका है और कौन सा एजेंट वहाँ पर सैंपल लेने के लिए आएगा। दूसरा जो एनुअल एक्शन प्लान होता है स्टेट का, अगर इनका गाँव उसमें है तो ही वहाँ पर अभी सोइल हेल्थ कार्ड के लिए जाएगी टीम। अगर वहाँ पर नहीं है तो ये वैसे कि जो कृषि विभाग है उसके पास खुद से भी अपना सैंपल लेके जा सकते हैं, तो वैसे वहाँ से सोइल हेल्थ कार्ड वहाँ बनाकर इनको दे देंगे। जी, अमूमन कितने दिन का समय लगता है अगर कोई अप्लाई करे और वहाँ से एजेंट आने में, कंफर्मेशन होने में? सर अनुमान ऐसा होता है कि जब भी इन्होंने एप्लीकेशन करी है तो उसके 1 से 2 दिन के अंदर अगर रजिस्टर्ड है गांव वहाँ पर तो वो आ जाएगा एजेंट वहाँ पे सैंपल लेने के लिए। लेकिन जैसे कि सीजन चल रहा है तो थोड़ा ये भी रहता है कि कभी फसल है नहीं है, तो हो सकता है इस वजह से वो थोड़ा लेट कर रहे हो। ये जानकारी ये ब्लॉक लेवल ऑफिसर के पास ही जाकर ले सकते हैं। जी, तो ये बहुत महत्वपूर्ण जानकारी है। रमेश यादव जी, आप इस प्रकार से ब्लॉक लेवल के ऑफिसर से संपर्क करके अपनी समस्या का समाधान ले सकते हैं और उम्मीद करेंगे कि आप जल्दी से अपनी सॉइल की टेस्टिंग कराकर अच्छी फसल ले पाएंगे। डॉक्टर कविता जी, आपका बहुत शुक्रिया, आप समय निकालकर स्टूडियो में पहुंची और सॉइल हेल्थ कार्ड को लेकर बहुत महत्वपूर्ण जानकारी हमारे दर्शकों तक पहुंचाया आपने। डॉक्टर राघवेंद्र पाल सिंह जी, आपका भी बहुत शुक्रिया, आपने उर्वरक प्रबंधन को लेकर बहुत महत्वपूर्ण जानकारी हमारे दर्शकों तक पहुंचाया। आप दोनों मेहमानों का बहुत शुक्रिया। उम्मीद करेंगे जानकारी से हमारे किसान भाई ज़्यादा से ज़्यादा लाभ लेंगे। इसके साथ ही आज के हेलो किसान कार्यक्रम में बस इतना ही। अगले ऐसे कौन से विषय लेकर हम हाजिर होंगे, नजर उस पर भी डाल लेते हैं और आपको बता देते हैं कि अगले कौन से विषय लेकर हम आएंगे, जिससे जुड़कर अपने सवाल पूछ पाएंगे। दलहन आत्मनिर्भरता मिशन तथा रबी मौसम में दलहन फसलों की उन्नत खेती आप कैसे कर सकते हैं, ये दोनों विषय बहुत महत्वपूर्ण है जो किसान भाई दलहन स्पेशलिस्ट से काम कर रहे हैं। उसके लिए ये कार्यक्रम बहुत खास रहने वाला है। आप जुड़ सकते हैं, कोई भी सवाल सुझाव हो तो आप हमें ईमेल कर सकते हैं। ईमेल आईडी नोट कर लीजिए, hellokisan2015@gmail.com। इसके अलावा आप हमारे डीडी किसान के कॉल सेंटर पे भी फ़ोन करके अपने सुझाव सवाल दर्ज करा सकते हैं। नंबर आपकी स्क्रीन पर 1800113060। सोमवार से शनिवार सुबह 6 से रात के 10 बजे तक आपकी सेवा में नंबर खुला रहता है। कोई जानकारी इस कार्यक्रम की आपसे छूट गई है या इस कार्यक्रम को आप दोबारा देखना चाहते हैं तो डीडी किसान के यूट्यूब चैनल का इस्तेमाल कीजिए। आपकी स्क्रीन पर QR कोड है, इसको स्कैन कर सकते हैं, पहुंच जाएंगे यूट्यूब चैनल पर। वहां पर भी हेलो किसान कार्यक्रम में दिखाई गई हर एक जानकारी को दोबारा से भी आप विस्तार से देख सकते हैं। इसके साथ ही आज के लिए बस इतना ही। फिर से हाजिर होंगे नए विषय, नए मेहमान, नई जानकारियों के साथ। फिलहाल हमें दीजिए इजाजत, आप बने रहें डीडी किसान के साथ। नमस्कार।